फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आपकी तैयारी में ही मैं एक आज टॉपिक लेकर आई हूँ। यूपी टीजीटी एंड पीजीटी के लिए म्यूज़िक वोकल में ही एक टॉपिक है संगीत के पारिभाषिक शब्द, जिनकी छोटी छोटी सी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं और उन डेफिनेशन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो वो क्वेश्चंस आज मैं लेकर आई हूँ। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज सप्तक। सप्तक हम जानते हैं, इंग्लिश में हम सप्तक को ऑक्टेव बोलते हैं। तो सप्तक क्या होता है? 7 शुद्ध स्वरों के क्रमवार समूह को सप्तक कहते हैं। जो 7 शुद्ध नोट्स होते हैं ना, उनको सप्तक कहते हैं। और संगीत में केवल 3 सप्तक ही मान्य हैं। इन तीनों सप्तकों को हम किस नाम से जानते हैं? मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। ठीक है, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक के नाम से हम इनको जानते हैं। अभिनव मंजरी के अनुसार प्रथमम सप्तकम मंद्रम, द्वितीयम मध्यम स्मृतम, तृतीयम तारम, संगस्यादेवम स्थान की मतम। अर्थात पहला मंद्र सप्तक, दूसरा मध्य, तीसरा तार संज्ञा प्राप्त करते हैं। सा से नी तक सातों स्वरों का क्षेत्र एक स्थान कहलाता है। मध्य सप्तक जिन 7 स्वरों को हम सहज तथा स्वाभाविक रूप से गा लेते हैं, उस समूह को मध्य सप्तक कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें पता है सप्तक 3 है। एक सप्तक है मंद्र सप्तक, ठीक है, एक सप्तक है मध्य सप्तक और एक सप्तक है तार सप्तक। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है? एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है कि मंद्र सप्तक में जो गाने का स्थान है वो कहाँ का है? वो उसका उच्चारण जो है वो हृदय माना जाता है। ठीक है, फिर पूछा जा सकता है कि मध्य सप्तक का स्थान कौन सा माना गया है? हमारा कंठ यानी हमारा गला माना गया है। और तार सप्तक का स्थान तालु या मस्तक माना गया है। ठीक है, ये तो बात सप्तक की हो गई। इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली थी कि कौन सा स्थान कहाँ पर माना गया है। मंद्र माना गया है हमारा हृदय, मध्य माना गया है हमारा कंठ और तार सप्तक माना गया है हमारा तालु या मस्तक। उसके बाद हम आरोह और अवरोह पर आते हैं, जिसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग बोलते हैं। तो आरोह राग के चलन के अनुरूप राग के लिए जाने वाले स्वरों को मध्य सा से तार सा तक गाने को राग का आरोह कहते हैं और अवरोह उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। इट्स टू सिंपल, आई थिंक ये तो आपको पता ही होगा। पकड़ एक ऐसी स्वरों की वो रचना होती है जिसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा राग है। ठीक है, मतलब कि रागों के कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए वो पकड़ बनाई जाती है। तो सप्तक क्लियर है, आरोह अवरोह क्लियर है। अब हम बातें हैं अलंकार पर। अलंकार यानी ऑर्नामेंट। देखिए, जैसे जो गर्ल्स होती हैं उनको ऑर्नामेंट्स बहुत अच्छे होते हैं और जब वो उनको वियर करती हैं तो ये ब्यूटीफाई करता है उनको। सेम एज म्यूज़िक में भी जो अलंकार होते हैं वो हमारे म्यूज़िक में चार चांद लगा देते हैं, उसको ब्यूटीफाई कर देते हैं। तो हमें पता है कि संगीत रत्नाकर किसने लिखा है? पंडित शारंगदेव ने। उन्होंने अलंकार शब्द को परिभाषित करते हुए क्या कहा है कि विशिष्ट वर्ण संदर्भ अलंकार प्रलक्षते, अर्थात किसी विशिष्ट वर्ण समुदाय अथवा क्रमवार नियमबद्ध स्वर समुदाय को अलंकार कहते हैं। अलंकारों में स्वरों को उलट पुलट कर रखा जाता है अतः इन्हें पलटा भी कहते हैं, क्योंकि अलंकार के नियमानुसार जो क्रम एक अलंकार के आरोह में होता है तो उसका उल्टा क्रम उसके अवरोही में होना अति आवश्यक है। अब अलंकार का शाब्दिक अर्थ हमें पता ही है क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, तो अब अलंकार की डेफिनेशन क्लियर है। नाउ कम टू द आलाप। आलाप क्या होता है? राग की विशेषताओं को दिखाते हुए उसके स्वरों को धीमे धीमे विस्तार करना आलाप कहा जाता है। किसी भी स्वर को विस्तार करना मतलब उसके राग में जो पर्टिकुलर नोट्स यूज़ हो रहे हैं उन स्वरों को जब धीरे धीरे विस्तार किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आलाप बोलते हैं। ठीक है, आलाप के द्वारा मतलब क्या होता है कि इसमें आरोह अवरोह, वादी संवादी, उसका अंक, उसकी स्वर संगति, राग का चलन इत्यादि इन सभी बातों को दिखाया जाता है। आलाप के द्वारा स्वरों को विभिन्न प्रकार से सजाकर गीत या राग के भाव को व्यक्त किया जाता है। आलाप में अलंकार, मीण, खटका, कड़, मुर्की आदि का प्रयोग किया जाता है। अब प्राचीन काल में की बात करें, एंशियंट टाइम की बात करें, तो उसमें आलाप के कई प्रकार प्रचलित थे जिन्हें रागालाप, रूपकालाप आदि नामों से जाना जाता था।
आजकल भी आलाप के कुछ प्रकार प्रचलित हैं, जैसे आकार का आलाप हो गया, ठीक है, नोम तोम में, तथा बोल आलाप हो गया। और आलाप का प्रयोग आजकल दो स्थानों पर किया जाता है, एक तो गीत से पहले और गीत के बीच में। स्थूल रूप से गीत अथवा गत के पूर्व आलाप चार भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से वो चार भाग हैं? स्थायी, अंतरा, संचारी, अभोग जो है आलाप के बाद गीत अथवा गत प्रारंभ किया जाता है। तो अलंकार की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, आई होप। तान, देखिए तान से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि शुद्ध तान किसे कहते हैं, सपाट तान किसे कहते हैं, कूट तान किसे कहते हैं। तो सो बी केयरफुल टू स्टडी। तान राग के स्वरों को द्रुत गति में विस्तार करने को तान कहते हैं। जैसे अभी हमने आलाप में देखा, जब हम स्वरों का विस्तार धीरे धीरे करते हैं, विलंबित लय में करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड आलाप। लेकिन जब हम थोड़ा सा फास्ट स्पीड में स्वरों को गाते हैं तो उनको हम बोलते हैं तान। तान शब्द किससे बना है? तन धातु से बना है, और जिसका अर्थ होता है तानना या विस्तार करना। अर्थात तान स्वरों का या राग का विस्तार ही है, मतलब तान स्वरों को हम राग का विस्तार ही बोल सकते हैं। आलाप के समान तान भी संगीत को अलंकृत करने की एक युक्ति है। तानों में लयकारी का महत्व होता है और लय को तान का प्राण माना जाता है, मतलब जिसकी जितनी अच्छी पकड़ लय पर है वो उतनी ही अच्छी तान गा सकता है। तो यह चपल होने के कारण चमत्कार प्रधान होती है, और तानें कई प्रकार की होती हैं। अलंकारिक तान होती है, सपाट की तान होती है, छूट की तान इत्यादि तानों का प्रयोग गाने के बीच में किया जाता है। वाद्यों में प्रयोग किए जाने वाले तानों को तोड़ा कहते हैं, मतलब जो हम वाद्य बजाते हैं उनमें हम जो तान का यूज़ करते हैं उनको हम तोड़ा कहते हैं। छोटे ख्याल में यह अधिकतर दुगुन और कभी कभी बराबर की लय में तथा बड़े ख्याल में चौगुन और अठगुन की लय में ली जाती है। अब हम बात करेंगे तानों के प्रकार। देखो, सपाट तान है, शुद्ध तान है, कूट तान है, मिश्र तान है, कई सारी तानें हैं। सपाट तान क्या होती है कि जिस तान में राग के स्वर क्रमानुसार हो, मतलब सिंपल सी तान, अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझें, सिंपल सी तान को सपाट तान बोला जाता है। शुद्ध तान क्या है कि शुद्ध तान किसी भी राग के आरोह अवरोह के अनुसार तान बोलने को शुद्ध तान कहते हैं। और कुछ रागों में शुद्ध और सपाट दोनों तान एक होते हैं, जिसका कारण यह है कि उनका आरोह अवरोह सपाट होता है। मतलब जैसा राग का आरोह अवरोह है उसी के अकॉर्डिंग अगर कोई तान किसी राग में ली जा रही है तो उस तान को शुद्ध तान कहेंगे। अब कूट तान क्या होती है कि जिस तान में स्वर क्रम से, अर्थात मतलब क्रम से अर्थात सपाट ना होकर टेढ़े मेढ़े हों, उसे कूट तान कहते हैं। जैसे कि सा गा रे मा गा पा रे का ये एग्जाम्पल है, तो वो कूट तान हो गई। मिश्र तान यानी जो मिक्सचर होता है, कि शुद्ध और कूट तानों के मिश्रित रूप को मिश्र तान कहा जाता है। अलंकारिक तान, जब कोई तान किसी अलंकार का रूप जो है वो धारण करती है तो उसे अलंकारिक तान कहते हैं। उसी तरह छूट की तान क्या होती है कि जब कोई तान झटके के साथ ऊपर नीचे को जाती है या नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो उसे छूट की तान कहते हैं। दानेदार तान कौन सी होती है? जिन तानों में कड़ का प्रयोग होता है वे दानेदार। कड़ क्या है? स्पर्श ना, किसी भी एक स्वर से दूसरे स्वर का स्पर्श हो जाए, दैट इज कूट तान या दानेदार तान। बराबर की तान, जब तान गति के बराबर लय में की जाती है तो उसे बराबर की तान कहते हैं। गमक की तान, जिन तानों में गमक का प्रयोग हो वे गमक की तानें कहलाती हैं। उसी के साथ साथ लड़ंत की तान कौन सी होती है? जिस तान के बीच लय बदलती रहे, मतलब एक जैसी लय ना रहे, लय जो है वो वेरी करती रहे, उसको लड़ंत की तान कहते हैं। फिरत की तान, जब कोई तान कुछ सीमित स्वर समुदाय के अंदर घूमती रहे तो उसे फिरत की तान कहते हैं। वैसे ही जबड़े की तान, उपरोक्त तानों में से भी कोई भी तान जब जबड़े से उच्चारित की जाती है तो उसे जबड़े की तान कहते हैं। तो यहाँ पर हमने 12 टाइप्स देखे हैं तान के। सपाट तान, शुद्ध तान, कूट तान, मिश्र तान, अलंकारिक तान, छूट की तान, दानेदार तान, बराबर की तान, गमक की तान, लड़ंत की तान, फिरत की तान और जबड़े की तान। अब हम बात कर लेते हैं बहलावा। बहलावा क्या होता है कि आलाप के ढंग पर ली गई तान या बोल तान को बहलावा कहते हैं। बहलावे की लय ना तो आलाप के समान विलंबित और ना तान के समान द्रुत होती है, बल्कि दोनों के बीच की होती है, तो वो बहलावा हो गया। कर्ण स्वर की बात करते हैं। कर्ण स्वर क्या होता है कि जब किसी स्वर को गाते या बजाते समय किसी अन्य स्वर को छूते हुए मुख्य स्वर पर आ जाए, मतलब जब हम किसी स्वर को गा रहे हैं और सिर्फ एक छोटा सा स्पर्श ले आए किसी अन्य स्वर का, तो उसे कर्ण कहते हैं। ठीक है।
कण का अर्थ क्या होता है? देखिए, कण का अर्थ होता है तिनका, अर्थात जिस स्वर का प्रयोग कम अर्थात तृण मात्र किया जाए उसे कण स्वर कहते हैं। कण स्वर को स्पर्श स्वर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कण स्वर क्या होता है? स्पर्श स्वर होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 2, पूर्ण लगन और अनुलगन। कण स्वर से मुख्य स्वर की जो शोभा है वो तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में राग का स्वरूप भी स्पष्ट हो जाता है। उसके बाद हम मुर्की या खटका की बात करें तो मुर्की या खटका यह भी एक प्रकार का कण ही है। इसमें 3 स्वरों के द्रुत प्रयोग द्वारा अर्धवृत्ति होती है, जैसे रेनी सा या फिर धामा पा। ये सब मुर्की लिखने के लिए मूल स्वर के ऊपर बाईं ओर 2 स्वरों का कण दिया जाता है, जैसे धामा पा तथा खटके में 4 अथवा 5 स्वरों की अर्धवृत्ति मानी जाती है। मीण क्या होती है? किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक अटूट ध्वनि द्वारा जाना मीण कहलाता है, मतलब कि लय ना टूटे, एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने पर वो मीण होता है। मीण में उन 2 स्वरों के बीच की ध्वनि को जिनमें मीण लेनी हो घर्षण द्वारा लेते हैं और मीण लेते समय एक स्वर से दूसरे स्वर तक इस प्रकार जाते हैं कि उनके बीच के प्रत्येक स्वर का स्पर्श हो जाए, किंतु स्वर अलग अलग ना सुनाई दे, रहे वो एक ही। मीण भी प्राचीन गमकों का एक प्रकार है। मीण द्वारा संगीत में रंजकता और कोमलता आ जाती है। ठीक है, अब गमक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गमक जो है वो गंभीरता पूर्वक स्वरों के उच्चारण को गमक कहते हैं। गायन में गमक निकालने के लिए हृदय पर जोर पड़ता है और शारंग देव ने संगीत रत्नाकर में गमक की परिभाषा दी है कि स्वरस्य कंपो गमका श्रोत चित्त सुखावह, अर्थात स्वरों के ऐसे कंपन को गमक कहते हैं जो सुनने वाले के चित्त के लिए सुखदायी हो। गमक के कितने प्रकार हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। गमक के 15 प्रकार हैं। वो प्रकार कौन कौन से हैं? कंपित, स्फुरित, आहत, आंदोलित, प्लवित, उत्साहित, त्रिमित, तिरिप, वली, उम्फित या गुम्फित, लीन, मुद्रित, कुरुला, नमित, मिश्रित। और गमक के 3 भेद भी माने गए हैं। इसके बाद हम बात करें वर्जित स्वर। जिस स्वर का प्रयोग राग में नहीं किया जाता है वह स्वर उस राग का वर्जित स्वर कहलाता है। ठीक है, वर्ज माने निषेध, अर्थात जिस स्वर को लेने की अनुमति ना हो वह वर्ज स्वर कहलाता है। जैसे शाड़व जाति के राग में 1 स्वर वर्जित हो, औड़व में 2 स्वर वर्जित हो। ठीक है, वक्र स्वर क्या होता है कि गाते बजाते समय जब किसी स्वर का प्रयोग सीधा ना होकर टेढ़ा हो तो वह वक्र स्वर कहलाता है। कई बार राग के आरोह अथवा अवरोह में स्वरों की चाल सीधी नहीं होती, अपितु क्रम बदलकर होती है और यह क्रम वक्र स्वर पर बदल जाता है। राग के विस्तार में या आरोह अवरोह में कई बार हम किसी स्वर तक जाकर आगे जाने से पहले पीछे के स्वर पर लौट आते हैं तो और फिर उस स्वर को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो वो वक्र स्वर कहलाता है। वादी स्वर यानी प्रधान स्वर, और वादी स्वर जो है वो राग में जिस स्वर का प्रयोग अन्य सभी स्वरों से ज़्यादा होता है वो उसका वादी स्वर कहलाता है। ठीक है, इसीलिए यह स्वर प्रधान होता है और गायन व वादन में वादी स्वर का प्रयोग बार बार होता है। इस स्वर पर ठहराव भी अधिक होता है। यह स्वर राग के स्वरों में जोरदार या प्रबल होता है। वादी स्वर के बाद आता है संवादी स्वर। राग का दूसरा महत्वपूर्ण स्वर जो है वो संवादी स्वर कहलाता है। राग में जिस स्वर का प्रयोग वादी से कम किंतु अन्य सब स्वरों से अधिक होता है तो वह राग का संवादी स्वर कहलाता है। अनुवादी स्वर, वादी और संवादी के अतिरिक्त राग में जिस स्वर का प्रयोग होता है वो अनुवादी कहलाता है। ये तो इजी आपको पता ही होगा। विवादी, जो स्वर राग में सामान्य रूप से नहीं होता किंतु राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए अल्प प्रमाण के लिए किया जाता है तो उसे विवादी स्वर कहा जाता है। विवादी स्वर केवल एक ही होता है और विवादी स्वर का प्रयोग उस समय करना चाहिए जबकि राग में मधुरता की वृद्धि हो। गीत क्या होता है? लय तालबद्ध स्वर समुदाय जो मधुर हो, जिससे सुनने वाले का चित्त प्रसन्न हो, गीत कहलाता है। शारंग देव कृत संगीत रत्नाकर में गीत की परिभाषा इस प्रकार दी है कि रज्जक स्वर संदर्भो गीत भिद्य मिध्यते, अर्थात स्वरों का वह समुदाय जिससे मन का रंजन हो, गीत कहलाता है। मार्गी और देशी गीत के 2 प्रकार माने गए हैं, गांधर्व और गान। जिस संगीत का प्रयोग गांधर्व लोग करते हैं वह गांधर्व गीत कहा गया है और उसे शब्द प्रधान तथा वेदों के समान अपौरुषेय माना गया है। ठीक, निबद्ध गान क्या होता है ये क्वेश्चन आया है और अनिबद्ध गान क्या होता है? निबद्ध गान
जो संगीत रचना तालबद्ध होती है, ताल में बंधी हुई होती है, उसे हम निबद्ध गान कहते हैं। आधुनिक काल में प्रचलित गीत जैसे ध्रुपद, धमार, ख्याल, टप्पा, ठुमरी आदि प्राचीन काल के प्रबंध, वस्तु, रूपक आदि निबद्ध गान कहलाते हैं। जिस प्रकार आधुनिक गीत में 2 खंड होते हैं, स्थायी व अंतरा, उसी तरह प्राचीन गीत में 5 खंड होते थे, जिनका नाम था उद्ग्रह, ध्रुव, मेलापक, अंतरा व आभोग। अनिबद्ध गान इसका विपरीत है कि जो सामग्री ताल में बंधी ना होकर केवल स्वरबद्ध हो, उसे अनिबद्ध गान कहते हैं। जैसे आलाप हो गया। मुख्यतः आलाप का प्रयोग गीत व गद के पूर्व किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आप बताइए, आलाप निबद्ध गान है या फिर अनिबद्ध गान है? तो आंसर क्या होगा? अनिबद्ध गान है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ पारिभाषिक शब्द थे, इनसे एक एक पॉइंट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये परिभाषाएं आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द बेसिक ऑफ म्यूज़िक। और हमें किसी भी चीज़ का जो है एडवांस लेवल पढ़ने से पहले उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। जब हमारा बेसिक क्लियर होगा तो हम एडवांस को भी अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। ये आज की वीडियो के लिए था और आगे मैं और टॉपिक पर वीडियो लाती रहूँगी। आप लोग अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखिए और रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, पेपर्स को सॉल्व करते रहिए। थैंक यू गाइज़।